आज हम लोग पढ़ेंगे जो अनुसंख्यक गुण, हम लोग रसायन में जो हम लोग का बिलियन अध्याय है क्लास 12 का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। बिलियन का वैसा गुणधर्म जो कि विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, उसे हम लोग कहते हैं बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक, उसमें 4 अनुसंख्यक गुणधर्म हैं, जिसका में पहला का नाम है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा है तुमको क्वथनांक का उन्नयन। तो पहला का तो डिटेल में हम लोगों ने उसमें फार्मूला वगैरह डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, और भी आगे जो कि उसका जो उदाहरण है उसको भी शामिल करेंगे, और उसके बाद जो है तुमको बाकी जो कि और भी 2 जो अनुसंख्यक गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं उसको भी हम लोग इस लेक्चर में लेने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो यह तुमको क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक मतलब क्या होता है? जिस ताप पर कोई द्रव गैस में प्रावस्था में परिवर्तित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक का क्या परिभाषा हुआ? जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो जब क्वथनांक पर क्या होता है? द्रव का जो वाष्प दाब है, क्वथनांक पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है वह किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब, क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कि उसका दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाएगा। तो लेकिन हम लोग जानते हैं जब अवाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है, विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलायक के या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, क्वथनांक से अधिक होता है, क्वथनांक से अधिक होता है। तो ये तुमको हो गया शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा। तो जैसे कि तो यह जो चीज़ है यह इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन कहते हैं। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जबकि हम लोग क्वथनांक क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करें, जिस ताप पर कोई द्रव या विलयन क्या हो जाएगा, गैस प्रावस्था में परिवर्तित होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
उस विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब उस विलयन का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो वो उस पर वह उसी ताप पर क्या होता है, वह द्रव मतलब वाष्प अवस्था में परिणत होता है। अब है तुमको, जबकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जब शुद्ध विलायक में, जबकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है अधिक होता है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब उससे कम होता है। तो विलयन में जब क्या किया जाता है, जब शुद्ध विलायक में का वाष्प दाब अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। जब तुमको शुद्ध विलायक का जो तुमको होगा डेल्टा टी, अगर तो जबकि हम लोग उसमें वास्तविक ठोस पदार्थ डालेंगे तो वाष्प दाब घट गया, अर्थात अधिक ताप लगेगा तब जाकर के वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो यह घटना क्या कहलाती है, वाष्प दाब का उन्नयन कहलाता है। तो और यह जितना ज़्यादा डालते जाएंगे वाष्प दाब का उन्नयन भी उतना बढ़ता जाएगा, इसलिए अनुसंख्यक गुण होगा। तो लिख लेते हैं वाष्प दाब का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब तो घटता है इनफैक्ट, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इसको कहते हैं, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब जितना अधिक मोललता भी है, मोल अंश सभी सब के समानुपाती होगा। तो डेल्टा टीबी समानुपाती एम होता है मोललता, मोललता। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, केबी गुना एम। तो एम हो गया मोललता। मोललता को हम लोग चाहें तो केबी को हम लोग कहते हैं डेल्टा टीबी और केबी गुना एम। तो केबी हो गया तुमको, केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया केबी। और मोललता को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोललता जो m है इसको क्या लिख सकते हैं, मोललता m बराबर, मोललता को हम लोग चाहें तो फॉर्मूला में लिख सकते हैं, मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। अब जहाँ तक कि मोल को भी चाहे तो हम लोग तोड़ सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार गुना विलायक का द्रव्यमान, ये ग्राम में हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा इंटू 1000, ये किलोग्राम में बदल जाएगा, ग्राम में रहेगा तो 1000 से बदल सकते हैं। और इस दोनों फार्मूला को अगर पुट कर देंगे एक फार्मूला में तो क्या हो जाएगा तुमको, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना विलेय का द्रव्यमान को हम लोग लिख देते हैं, विलेय का द्रव्यमान इसको लिख देते हैं विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बटे विलेय का अनुभार गुना विलायक का द्रव्यमान, लेकिन ये कौन मात्रक में, ग्राम में हो जाए, क्योंकि 1000 ऊपर दे दिए हैं तो ये ग्राम में, ये सूत्र के रूप में एक ढंग से कर सकते हो। तो ये तुमको ये सूत्र पर बैठा सकते हो, या जो भी तुम या तो डेल्टा टी और केबी गुना मोललता निकालने का अलग सूत्र जानते हो, मोललता अलग से निकाल लो फिर इस पर बैठा दो। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका निकाल सकते हैं। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में 2 उदाहरण दिया हुआ है इस पर, 7 और 8 नंबर, 2.7 और 2.8। तो ये तुम्हारा देख लेते हैं, उसको बता दे रहे हैं, 2.7 और 2.8। तो ये जो तुम्हारा हो गया, तो जो तुमको क्वथनांक का उन्नयन क्या हो गया कि जब विलयन में, जब शुद्ध विलायक में कोई वाष्पशील ठोस डाला जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, तो वायुमंडलीय दाब की बराबरी करने के अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन का जो क्वथनांक है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यह घटना क्या कहलाती है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। और क्वथनांक का जो उन्नयन है वह किसके समानुपाती होता है, मोललता के। जितना अधिक मोललता होगा उतना ही अधिक क्वथनांक का उन्नयन होगा, क्वथनांक उतना अधिक बढ़ेगा।
अब जैसे कि तुमको है 2.7, एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं, 2.7 है। एनसीईआरटी उदाहरण 2.7, तो ये 2.7 है। इसमें तुमको दिया हुआ है कि एक ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज का तुमको द्रव्यमान दिया हुआ है 18 ग्राम, ग्लूकोज का द्रव्यमान है 18 ग्राम, ग्लूकोज को पानी में डाल दिया गया। तो ग्लूकोज का तो अनुभार निकाल लेते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का अनुभार तो कितना होगा, 12 गुना 6, C6H12 है और O6 है, तो 72 हो गया, तो 180 हो जाता है इसका जहाँ तक है। तो इसका मोल निकाल लेते हैं, मोललता भी निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम दिया हुआ है तुमको जल का, मतलब कि जल में, तो मोललता अब निकाल लेते हैं। चलो मोललता डायरेक्टली निकाल लो। ग्लूकोज का द्रव्यमान और बटे हो गया तुमको ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान गुना जल का द्रव्यमान केजी में, चूंकि जल यहाँ विलायक है तुमको। तो अब देखो इसमें है तुमको 18/180, जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम देगा तुम्हारे क्वेश्चन में, तो ये हुआ 0.1 केल्विन या 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा 0.1 हो गया तुमको क्या चीज़ का वैल्यू, 0.1 हो गया मोललता का मान, 0.1 हो गया किसका वैल्यू, मोललता हो गया। अब तुमको आते हैं हम लोग डेल्टा टीवी में। अभी डेल्टा टीवी नहीं निकला है, तब उसका मात्रा केल्विन में होगा। डेल्टा टीवी और केबी गुना एम, तो ये होता है 0.52, जल का केबी का मान होता है गुना ये हो गया 0.1, दैट्स इक्वल टू 0.052 केल्विन। तो अब जो है जल का कितना हो जाएगा, तो जल का क्वथनांक होता है, जल का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर जो 1.013 बार है, 1.013 बार पर क्वथनांक बराबर 373.15 केल्विन, 15 केल्विन। तो नया क्वथनांक कितना हो जाएगा, जल का नया क्वथनांक बराबर 373.15 जोड़ 0.052 केल्विन, इतना क्या हो गया 373.15 और 0.052, तो 15 0.052, 373.202 केल्विन, इतना हो गया तुमको वाष्प दाब का, मतलब ये तुम्हारा नया इसका क्वथनांक हो गया। एक और उदाहरण तुमको दिया हुआ इसी का, जो दिया हुआ तुमको एनसीईआरटी उदाहरण 2.8, इसमें समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया हुआ था, उसका अनुभार निकाल लिए, और 1 किलोग्राम जल का द्रव्यमान दिया हुआ था, तो उससे क्या निकले, उसका मोललता निकले 0.1, और डेल्टा टीबी गुना एम रख दिए, डेल्टा टीबी और केबी गुना एम, तो केबी का मान जल के लिए 0.52, तो उससे क्या निकल गया हमको, कितना उन्नयन होगा। और जल का क्या होता है तुमको, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस जिसको कहते हो, केल्विन में उसका मान हो गया 100 जो 273.15, 373.15 केल्विन, और तो कितना वृद्धि हो गया तुमको 0.052 का, तो उसको उसमें जोड़ दिए, तो 0.052 तो 373.202 हो गया। तो ये हो गया तुमको एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2.7। अब है तुमको एनसीईआरटी का एक और उदाहरण दिया हुआ जो इसी पर आधारित है, क्वथनांक का उन्नयन पर ही है, जो कि है तुमको तो एनसीईआरटी उदाहरण 2.8 लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक विलेय है, उसका तुमको 1.8 ग्राम को बेंजीन में घोला गया है, 90 ग्राम बेंजीन में, जिससे कि बेंजीन का जो क्वथनांक, जो नॉर्मल क्वथनांक होता था 353.23 केल्विन, वह बढ़ के हो गया 354.11 केल्विन हो गया। तो इस वो जो विलेय है उसका अनुभार क्या है, तो ये उल्टा करके क्वेश्चन है, देखो इसी से
उसी फॉर्मूला पर आ जाएगा इसे एनसीईआरटी उदाहरण 2.8। एक विलेय पदार्थ का 1.8 ग्राम डालने पर बेंजीन का जो है तुमको क्वथनांक में कितना वृद्धि हो गया, तो डेल्टा टीबी बराबर 354.11 माइनस 253.23 दैट्स इक्वल्स टू 0.88 केल्विन। ये डेल्टा टीबी हो गया तुम्हारा। इतना बेंजीन का क्वथनांक में वृद्धि हुआ है। क्यों वृद्धि हुआ है? क्योंकि उसमें 108 ग्राम एक विलेय पदार्थ को डाला गया है और बेंजीन का जो तुमको केबी का मान दिया हुआ है 2.52। डेल्टा टीबी बराबर होता है तुमको केबी गुना एम, तो इसको केबी गुना एम, एम जहां पर है मोललता, एम जहां पर है इसका मोललता, तो डेल्टा टीबी का मान तो आ गया इसका 0.88 और ये है तुमको करीब 2.53 और ये हो गया तुमको एम का मान हो गया, तो एम हो गया विलेय का द्रव्यमान, तो एम को मान हो गया विलेय का द्रव्यमान हो गया 108 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान, अच्छा सूत्र पहले लिख लो, विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बटे विलेय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक बेंजीन, विलायक का मतलब यहाँ पर है बेंजीन का द्रव्यमान ग्राम में, ग्राम रहेगा तो 1000 कर दिया ऊपर। चलो इधर कर लेते हैं, तो विलायक का अनुभार को ऊपर ले लोगे तो ये सब नीचे आ जाएगा। चलो अनुभार ले ही लो नीचे, ऊपर तो विलेय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ही निकालना है। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब ये नीचे आ जाएगा तो इसको लिखते हैं 2.53 इंटू विलेय का द्रव्यमान दिया 108 ग्राम दिया हुआ है गुना 1000 बटे आ जाएगा तुमको इसका हो गया 0.88, ये जो कि नीचे चला गया ये, और गुना इसका है 90 गुना 90, तो इसका आ जाता है जहाँ तक कि 58 ग्राम पर मोल, ऐसा शायद उत्तर आ जाएगा तुमको ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 58 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, 58 ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ये 58 ग्राम। तो इसमें क्या था, इसमें देखो क्या किया गया, क्वथनांक कितना बढ़ गया बेंजीन का वो निकाल लिए, उसके बाद डेल्टा टी और के बी गुना एम कर दिए। के बी का मान तुम्हें दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, एम में विलेय का द्रव्यमान 1.8 ग्राम दिया हुआ है, अनुभार इसका निकालना है तो सूत्र बैठा दिया, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में तो 90 है, और इसके बाद आगे बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा आसानी से। इसके बाद तुमको है दूसरा है तुमको, जैसे तीसरा जो अभी तक जो अनुसंख्या गुण दो नंबर बताए, दो अनुसंख्या गुण हो गया, 4 अनुसंख्या गुण थे, तो अब तीसरा नंबर बताते हैं जिसका नाम है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक मतलब क्या हो गया, जिस ताप पर कोई द्रव जो है तुमको ठोस में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं, उसका हिमांक। हिमांक किसको कहेंगे, हिमांक मतलब जिस, तो तीसरा नंबर तुम्हारा है, तीसरा नंबर क्या हो गया, हिमांक का अवनमन। तीसरा नंबर है हिमांक का अवनमन, हिमांक घट जाता है इसलिए अवनमन कहते हैं इसको, अवनमन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब कोई अवाष्पिक ठोस क्या किया जाएगा, किसी शुद्ध द्रव में डाला जाता है विलायक में, जिस ताप पर, पहले इसका परिभाषा लेते हैं हिमांक का, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिणत होता है, कोई द्रव ठोस में परिणत होता है उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। हिमांक क्या हो गया, तुमको जिस ताप पर क्या हो जाएगा, कोई द्रव जो है तुमको कुछ ही बदल जाएगा, तुम्हारा ठोस में बदल जाएगा, वह उसका हिमांक कहलाता है। जब किसी द्रव में अवाष्पशील ठोस
अवाष्पशील ठोस डाला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आती है। तो द्रव के हिमांक, उसके मतलब द्रव के, तो द्रव के हिमांक में कमी आती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। यह अवनमन का इंग्लिश होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसे उसका सिंबल होता है, जैसे क्वथनांक का बॉइलिंग होता है, इसका बॉइलिंग होता है। तो इसका डेल्टा टी एफ क्वथनांक का में कमी आती है, इसे कमी आती है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। तो हिमांक का यदि अवाष्पशील ठोस डालने पर हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ हो, तो डेल्टा टीएफ समानुपाती एम जहाँ पर हो गया मोललता, जैसा कि था क्वथनांक वाला में, वही सेम प्रोसेस है। तो इसमें जो कि तुमका डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, के एफ गुना एम। के एफ को क्या कहते हैं हम लोग, मोलल अवनमन स्थिरांक इसको कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और जहाँ तक मोललता का परिभाषा है वो तो सेम हो जाएगा तुमको। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, के एफ गुना विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या अनुभार, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान कौन में, ग्राम में। ये तुमको हो गया कौन सी का वैल्यू, ये इसका मान हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा डेल्टा टी एफ का वैल्यू हो गया तुम्हारा। अब जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा जो उदाहरण है, 2 उदाहरण तुमको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा। तो एनसीईआरटी बुक में 2 उदाहरण है, जैसे कि तुमको एग्जाम्पल 2.9 और 2.10। तो इसका लिख लेते हैं। तो जैसे हिमांक का अवनमन लिख लो, इसको नोट्स लिख लो। उसके बाद है तुमको एनसीईआरटी का उदाहरण 2.9 और 2.10। तो 2.9 में तुम्हारा दिया हुआ है कि एक तुमको अवाष्पशील ठोस को उसमें डाला गया है जल में, जिससे कि उसका तुमको जो है हिमांक तुमको कितना कम हो जाएगा उसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका जो है तुमको इसका जो न्यूमेरिकल है, और एक जो और बच गया तुमको, उसको नेक्स्ट वीडियो में तुमको बता देंगे, जिसमें कि इसमें 2 तुमको उसका उदाहरण और एक तुमको परासरण और परासरण दाब, और उस पर एक उदाहरण दिया हुआ है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।